हेलो, वेलकम टू किरुषा नर्सिंग क्लासेज। हिमाचल प्रदेश के अंदर जो वैकेंसी निकली है, नोटिफिकेशन जारी हुआ है, फॉर्म फिल स्टार्ट हो चुके हैं। 5 मार्च तक का जो ये अपने पास में अंतिम पीरियड है। जिन्होंने भी फॉर्म फिल नहीं किया है जल्दी से फॉर्म फिल कर दीजिएगा। फीमेल कैंडिडेट्स को यहाँ पे प्रायोरिटी दी गई है। हिमाचल प्रदेश के अंदर कैसे करेंगे आप तैयारी, क्योंकि एग्जाम का फॉल तो फिल हो चुका है और भी फिल हो रहा है। 5 मार्च इन्होंने अंतिम तिथि दी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप तैयारी कैसे करेंगे, क्योंकि बिना गाइडेंस के, बिना एक प्रॉपर वे में अगर आप तैयारी करेंगे तो सिलेक्शन की तरफ नहीं जा पाएंगे। इसलिए किरुषा एकेडमी आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही शानदार प्लान, जो किरुषा एकेडमी के ऐप के अंदर मिलेगा आपको। तो जरूर ऐप को पहले डाउनलोड कीजिएगा। वहां पे आपको वो सारे एमसीक्यू, आपकी थ्योरी, आपके प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू और नर्सिंग एंड नॉन नर्सिंग, क्योंकि मेजर पोर्शन आपका नर्सिंग रहने वाला है, 85 एमसीक्यू और 35 नॉन नर्सिंग के एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके साथ में मैं आपसे एक बहुत ही खास इंफॉर्मेशन ये शेयर जरूर करना चाहूंगा कि एग्जाम कभी भी हो सकता है। आपके पास में बहुत ही कम टाइम रहा है और इस कम टाइम के अंदर, यानी जब भी समय कम रहता है और उस समय हमेशा याद रखिएगा स्मार्ट स्टडी की नीड रहती है। उस समय अगर आप पूरा ही सिलेबस कोशिश करेंगे पढ़ने, एक साथ में सब कुछ पढ़ लेंगे तो शायद वो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सेलेक्टेड चीजें पढ़ें, कौन से टॉपिक से प्रीवियस ईयर के एग्जाम के अंदर आया हुआ। और यहाँ पे किरुषा एकेडमी के इस चैनल पर आपको ये जरूर बताया जाएगा कि प्रीवियस ईयर के जो एमसीक्यू थे उनसे रिलेटेड कौन से एमसीक्यू, कौन से जो टॉपिक्स हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। वही एमसीक्यू सेशन हम यहाँ पे डेली यहाँ पे आपको करवा रहे हैं सॉल्यूशन। इससे पहले अपन ने ऑलरेडी 14 से लेके 15 क्लासेस ले ली हैं, तो अब उसी के ले में अपन नेक्स्ट क्लास लेने वाले हैं। जल्दी से इस क्लास को मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स तक शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो फर्स्ट एमसीक्यू आपकी स्लाइड के ऊपर है, देखते हैं क्या पूछ रहा है अपने से। नर्स इज असेसिंग ए पेशेंट एडमिटेड विद द बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, यानी इसका एमसीक्यू है अपने पास में नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर का। मेनिंजाइटिस यानी इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। हमारे नर्वस सिस्टम का जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो पार्ट होते हैं आपके ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, उनको ये क्या करते हैं, यहाँ पे प्रोटेक्शन करता है। कौन सी? मेनिंजस लेयर। ठीक है ना, मेनिंजस लेयर बेसिकली, मेनिंजस लेयर है वो बेसिकली आपको क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है। ठीक है ना, प्रोटेक्शन ब्रेन एंड स्पाइनल कोड को। ठीक है, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड को ये क्या करती हैं, प्रोटेक्शन करती हैं। इनकी बेसिकली अगर अपन बात करें तो 3 लेयर होती हैं। सबसे अगर आउटर मोस्ट लेयर की मैं बात करूं, ड्यूरा मैटर, देन अरेक्नोइड मैटर एंड पाया मैटर। ठीक है ना, 3 लेयर बेसिकली कौन सी होती है आपकी, ड्यूरा मैटर, एरेक्नोइड मैटर एंड इनर मोस्ट लेयर इज द पाया मैटर। ये बेसिकली अपन किसकी बात कर रहे हैं, मेनिंजस लेयर की। और इसके इन्फ्लामेशन को अपन क्या बोलते हैं, मेनिंजाइटिस। ठीक है ना, सी इज एक्सपेक्टेड टू फाइंड ऑल ऑफ द फॉलोइंग साइन एक्सपेक्ट, यानी एक्सेप्ट का ये एमसीक्यू है। यानी 3 ऑप्शन क्या रहने वाले हैं, मेनिंजाइटिस के सिम्टम रहने वाले हैं और एक जो सिम्टम है वो मेनिंजाइटिस का नहीं होगा। तो गिव मी दिस आंसर कीजिएगा, यहाँ पे क्या रहने वाला है। फर्स्ट ऑप्शन की तरफ अपन जाए, ये बेसिकली ट्रिस्मस यानी आपके जॉइंट से रिलेटेड डिसऑर्डर है। ठीक है ना, ये बेसिकली आपके मसल्स एंड जॉइंट से रिलेटेड डिसऑर्डर है, जॉइंट से रिलेटेड डिसऑर्डर है। तो ये बेसिकली क्या रहेगा आपका, एक्सेप्ट का ये एमसीक्यू है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही रहेगा, क्योंकि मेनिंजाइटिस के ऑप्शन के अंदर अपन जब भी साइन एंड सिम्टम पढ़ते हैं तो क्या रहने वाला है, आपके नकल रिजिडिटी, यानी आपके नकल रिजिडिटी यहाँ देखने को मिलेगा, स्टिफनेस यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये बिल्कुल सही है। कर्निंग साइन यानी इनेबल टू एक्सटेंड द लेग। ठीक है ना, इनेबल टू एक्सटेंड द लेग, दिस इज कॉल्ड कर्निंग साइन। ठीक है ना, इनेबल टू एक्सटेंड द लेग। एंड अगर मैं बात करूं ब्रूजिन्स की साइन, ब्रूजिन्स की साइन बेसिकली क्या रहता है, जब आप नेक को फ्लेक्स करते हैं, सॉरी, जब आप नेक को फ्लेक्स करते हैं तब आपके ऑटोमेटिक फुट को भी यहाँ पे फ्लेक्शन देखने को मिलता है। इस चीज को अपन क्या बोलते हैं, ब्रूजिन्स की साइन। तो ये तीनों की तीनों तो क्या है, आपके मेनिंजाइटिस के हैं।
साइन एंड सिम्टम। लेकिन अगर मैं बात करूं आपके ट्रिस्मस, ये बेसिकली क्या रहता है, जॉइंट से रिलेटेड यानी मस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड ये डिसऑर्डर है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या रहेगा, एक्सेप्ट का ये एमसीक्यू है, राइट होने वाला है ए ऑप्शन। द नर्स इज टेकिंग केयर फॉर ए पेशेंट ऑफ हाई रिस्क एस्पिरेशन न्यूमोनिया। ठीक है ना, लंग्स के अंदर क्या है, इन्फ्लामेशन है। ठीक है ना, लंग्स का इन्फ्लामेशन है यहाँ देखने को मिलेगा, इसके कारण आपके रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी भी होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग इंटरवेंशन विल हेल्प टू प्रिवेंट एस्पिरेशन न्यूमोनिया, गिव मी दिस आंसर कीजिएगा, कैसे प्रिवेंट करेंगे एस्पिरेट न्यूमोनिया को। तो ए ऑप्शन अपने पास में है, परफॉर्मिंग माउथ केयर विथ द पेशेंट इन सुपाइन पोजीशन। हमेशा याद रखिएगा सुपाइन पोजीशन के अंदर अपने को माउथ केयर नहीं करनी है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो ये तो बिल्कुल ही क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। यहाँ पे बेसिकली एस्पिरेशन से निमोनिया से प्रिवेंशन करने का यहाँ पे कोई ऑप्शन मुझे ये नहीं लग रहा है। बी ऑप्शन की तरफ जाते हैं, एलिवेट द हेड ऑफ द बेड एटलीस्ट 45 डिग्री एंगल आफ्टर द एंट्री ऑफ फीडिंग। ये बात बिल्कुल सही है, यानी एस्पिरेशन करने के लिए एक तो अपने को क्या देनी है, साइडलाइन पोजीशन देनी है, दूसरा अपने को हमेशा हेड ऑफ द बेड एलिवेट करना है, कब, फीडिंग के दौरान भी और फीडिंग के बाद भी अपने को क्या करना है, ये अपने को जो पोजीशन देते हैं वो बेसिकली कितनी होनी चाहिए आपके पास में, ठीक है ना, 45 डिग्री। ठीक है ना, 45 डिग्री यहाँ पे अपने को बेड को, सॉरी यहाँ पे एलिवेट करना है 45 डिग्री। अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो बी ऑप्शन तो ये बिल्कुल क्या रहने वाला है, राइट आंसर रहने वाला है। फीडिंग के दौरान अपन वैसे भी हेड को एलिवेट करते हैं, 90 डिग्री पे भी कर सकते हैं, 45 डिग्री से भी कर सकते हैं। प्रोवाइडिंग पल्मोनरी टॉयलेट आफ्टर द फीडिंग द पेशेंट, ठीक है ना, तो ये भी बिल्कुल क्या रहने वाला है, राइट आंसर रहने वाला है। तो बी एंड सी डी ऑप्शन क्या रहेगा आपका, राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, प्रोवाइडिंग पल्मोनरी टॉयलेट यहाँ पे आफ्टर द फीडिंग द पेशेंट, ये भी बात बिल्कुल सही है कि आपको क्या हो, पल्मोनरी यहाँ पे सिक्रेशन को कम करने के लिए एस्पिरेट नहीं कर जाए वापस, इसलिए ये भी ऑप्शन क्या रहने वाला है, बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। दोनों बी एंड सी दोनों के दोनों ऑप्शन क्या रहेंगे, इस एमसीक्यू के रिलेटेड राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ जाने से पहले जितने भी हिमाचल प्रदेश की ये नर्सिंग एस्पिरेंट हैं, डियर फीमेल कैंडिडेट्स जिन्होंने यहाँ पे फॉर्म फिल किया है और फॉर्म फिल कर भी रहे हैं, उनके लिए बहुत ही शानदार ये अपॉर्चुनिटी है कि आपके सरकार ने आपको फीमेल कैंडिडेट्स को यहाँ पे प्रायोरिटी दी है। और वैकेंसी की अगर मैं बात करूँ तो अच्छी वैकेंसी और सैलरी भी अच्छी है। ठीक है, क्योंकि नर्सिंग स्टाफ को मिलती है 25,000, लेकिन आपको असिस्टेंट नर्सिंग स्टाफ को भी ये 25,000 दे रहे हैं, यानी वैकेंसी अच्छी और सैलरी भी अच्छी है। इसके लिए आपको फर्स्ट 25 स्टूडेंट के लिए यहाँ पे हमने बेस्ट ऑफर रखा है, मात्र 2500 के अंदर ये हमने बैच प्लान किया है और आपको ये प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल करेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं, आपके मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू सेशन है, आपके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड ये सारे डिस्कशन यहाँ पे किया जाएगा। तो ऐप के अंदर आप क्यूरेशा एकेडमी के ऐप को डाउनलोड करें, वहां पे अपनी तैयारी को बूस्टअप कीजिए, हमारे साथ में जुड़िए, एचपी फास्ट ट्रैक बैच को ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को बूस्टअप कीजिए, सिलेक्शन के श्योर सीट कीजिए। देन नेक्स्ट एमसीक्यू था अपने पास में, स्किन ग्राफ्ट दैट टेकन फ्रॉम द अनदर पार्ट ऑफ द पेशेंट ओवन बॉडी। ठीक है, इससे पहले भी अपन ने ये एमसीक्यू कर रखा है, लेकिन अपने पास में उस समय क्या था, आइडेंटिकल ट्विंस था, जिसको अपन ने क्या बताया था, आइसोग्राफ्ट बताया था। लेकिन अब यहाँ पे अपने से क्या पूछ रहा है, स्किन ग्राफ्ट, ठीक है ना, दैट इज टेकन फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी ओवन बॉडी इज नॉन एज, गिव मी आंसर कीजिएगा। ये बेसिकली क्या रहेगा आपका, एलोग्राफ्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या किया जाता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है। ठीक है ना, अगर मैं बात करूं किडनी की मैं बात करूं, ठीक है ना, ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है टू अनदर पर्सन, ठीक है ना, टू अनदर पर्सन। इसमें आपके रिलेटिव भी हो सकते हैं, आपका वो भी पर्सन हो सकता है जिससे आपके ऑर्गन्स यहाँ पे मैच किया गया है, ऐसे पर्सन आपको डोनेट कर सकता है। ये सारे के सारे किसके अंदर आता है, एलोग्राफ्ट के अंदर। जीनोग्राफ्ट के अंदर बेसिकली अपन बात कर सकते हैं जो डिफरेंट स्पीसीज, ठीक है ना, डिफरेंट
सॉरी, डिफरेंट स्पीसीज के अंदर अगर मैं बात बताऊं तो किसका, एनिमल का हो सकता है, ठीक है ना, एनिमल का यहाँ पे ऑर्गन हो सकता है, यानी एक ह्यूमन का हार्ट ट्रांसप्लांट के अंदर अपन किसका लगा रहे हैं, सुअर का लगा रहे हैं, किसी एनिमल का लगा रहे हैं, इसको अपन क्या कहते हैं, दूसरी प्रजाति, ठीक है ना। स्पीसीज का मतलब क्या होता है, दूसरी प्रजाति। ऑटोग्राफ्ट के अंदर बेसिकली अपन बात करते हैं, सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट रहने वाला है, यानी एक ही बॉडी के पार्ट को वहां से निकाल के दूसरे बॉडी पार्ट पर लगाया जाता है, इसकी इस तरह से जो अपन सर्जरी करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑटोग्राफ्ट बोलता है, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन क्या रहेगा आपका राइट आंसर रहने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्लाइड के ऊपर है, केयरफुली रीड कीजिएगा। सिस्टेमेटिक लूपस एरिथमेटस, ठीक है ना, सिस्टेमेटिक लूपस, सिस्टेमेटिक लूपस एरिथमेटस, ठीक है ना। ये बेसिकली क्या है आपका, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ये बेसिकली क्या है आपका, ऑटो इम्यून ठीक है। अपने से क्या पूछा गया है, ये क्या है, बॉन्स हैं या फिर एरिथ्रोसाइट्स हैं या फिर कनेक्टिव टिश्यू हैं, तो गिव मी दिस आंसर कीजिएगा क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे अपन अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे, ठीक है ना, ये आपके क्या करता है, स्किन को, ठीक है ना, स्किन के अंदर अगर मैं बात करूं तो कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है ना, मेनली यहाँ पे क्या रहेगा आपका कनेक्टिव टिश्यू रहने वाला है, जिसके अंदर आपके मेनली अगर मैं बात करूं तो जॉइंट्स एंड किडनी के पेशेंट के अंदर बेसिकली देखने को मिलता है, ठीक है ना। कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पे क्या रहेंगे आपके, मेनली ये डिजीज किसकी है, कनेक्टिव टिश्यू, या फिर अपन बात कर सकते हैं सेल्स की। तो बेस्ट आंसर क्या रहने वाला अपने पास में, कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पे क्या रहेगा आपका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्लाइड के ऊपर है, केयरफुली रीड कीजिएगा, केयरफुली रीड कीजिएगा। द परसेंटेज ऑफ द फ्लो रेट ऑफ ऑक्सीजन इन ए रेड कलर वेंचुरी मास्क, ठीक है ना, वेंचुरी मास्क बेसिकली किसके लिए लिया जाता है, फिक्स परसेंटाइल के अंदर, ठीक है ना, फिक्स परसेंटाइल के अंदर ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, वेंचुरी मास्क, ठीक है ना। एक फिक्स कंसंट्रेशन के अंदर, परसेंटेज के अंदर जो अपन सबसे एग्जैक्ट अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन कंसंट्रेशन का जो पेशेंट को प्रोवाइड की जाती है ऑक्सीजन के फॉर्म में, दिस इज कॉल्ड वेंचुरी मास्क। लेकिन अपने से क्या पूछा गया है, रेड कलर का, ठीक है ना, क्या पूछा गया है, रेड कलर के बारे में, यानी रेड कलर के जो अपन इसके अंदर जो वेंचुरी लगाते हैं वो कौन सा रहने वाला है, उसके अंदर कितना परसेंटेज आएगा और कितने लीटर इसके अंदर ऑक्सीजन अपन देंगे, बात कर रहे हैं रेड की। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं 31%, ठीक है ना, 31% बेसिकली क्या रहने वाला है आपके ऑरेंज कलर, ठीक है ना, ऑरेंज कलर की वेंचुरी को अपन क्या बोलते हैं 30, ठीक है। उसके बाद में अगर 35% की अगर मैं बात करूं तो कौन सा रहने वाला है, येलो कलर, ठीक है ना, येलो कलर की अगर मैं बात करूं वेंचुरी की तो कितना रहेगा 35%, देन 40% आपका बेसिकली क्या रहने वाला है, रेड कलर की जो वेंचुरी होगी उसको 40% तो कंसेंट्रेशन रहेगा ऑक्सीजन का, देन यहाँ पे कितने लीटर 10 लीटर पर मिनट, ठीक है ना, ये 10 लीटर पर मिनट के अंदर अपन क्या कर देंगे, ऑक्सीजन दे देंगे पेशेंट को। अगर मैं बात करूं 60% की अगर मैं बात करूं तो ये बेसिकली रहता है आपकी ग्रीन कलर की, ठीक है ना, ग्रीन कलर की ये बेसिकली रहती है वेंचुरी, देन यहाँ पे 15 लीटर पर मिनट, ठीक है ना। जैसे जैसे कंसेंट्रेशन का परसेंटेज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ऑक्सीजन का अमाउंट भी यहाँ पे इंक्रीज होता जाएगा पर मिनट के अंदर। तो सी ऑप्शन क्या रहेगा आपका बिल्कुल ही राइट आंसर रहने वाला है। आई होप दिस एमसीक्यू विल बी क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। विच मेथड इज यूज टू द स्टेरिलाइज द सर्जिकल ड्रेसिंग, गिव मी दिस आंसर कीजिएगा। तो ये बेसिकली अपने को कौन सा चाहिए होता है, मोइस्ट हीट के लिए, ठीक है ना, मोइस्ट हीट के लिए और अंडर हाई प्रेशर, ठीक है ना, अंडर हाई प्रेशर। तो अपने पास में बेस्ट एग्जांपल कौन सा रहेगा, ऑटोक्लेव, ठीक है ना, ऑटोक्लेव बेसिकली अपने पास में सबसे बेस्ट आंसर रहेगा किसके लिए, मॉइस्ट हीट के लिए। 121 डिग्री सेंटीग्रेड की अगर मैं बात करूं 15 एलबीएस, ठीक है ना, 15 एलबीएस 15 से लेके 20 मिनट तक, ठीक है, ये बेसिकली किसका एग्जांपल रहेगा। तो ऑटोक्लेव क्या रहने वाला है, राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है ना। टिंडेलाइजेशन बेसिकली यहाँ पे नहीं रहेगा क्योंकि हाई प्रेशर यहाँ पे नहीं रहने वाला है। एग्स के लिए
बेसिकली यहाँ पे अपन टिंडेलाइजेशन। ड्राई हीट की अगर मैं बात करूं तो इसका बेस्ट एग्जांपल रहेगा आपके जितने भी ग्लासवेयर जो इंस्ट्रूमेंट हैं, ग्लासवेयर जो इंस्ट्रूमेंट है उनके लिए स्टेरिलाइजेशन का ये मेथड रहेगा, ठीक है ना। स्टेरिलाइजेशन किसको करेंगे, अपने ग्लासवेयर, जो बेसिकली इसका मेन एग्जांपल कौन सा रहने वाला है, हॉट एयर ओवन, ठीक है ना। हॉट एयर ओवन बेसिकली इसका आंसर रहने वाला है। अगर पाश्चुरेशन की अगर मैं बात करूं तो जितने भी लिक्विड्स हैं आपके लिक्विड्स, अगर इसलिए अगर मेन एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो मिल्क को अपन क्या करते हैं, स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाता है, दिस इज कॉल्ड पाश्चुराइजेशन, ठीक है ना। मिल्क को अपन क्या करते हैं, यूज करने से पहले जितने भी आपके सरस डेयरी हुई या फिर अमूल डेयरी हुई, बहुत सारी डेयरिया है, उनके अंदर जो अपन मिल्क को स्टोरेज करते हैं उनको बेसिकली पहले क्या किया जाता है, पाश्चुराइजेशन किया जाता है, जिससे वो लॉन्ग टर्म तक प्रिजर्व रह सके और उनके अंदर बैक्टीरिया या वायरस या फिर ऐसे जो जिनके कारण दूध क्या नहीं हो, खराब नहीं हो। पाश्चुराइजेशन बेसिकली क्या रहता है, स्टेरिलाइजेशन का ये मेथड रहता है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के अंदर जो वैकेंसी निकली है, बहुत ही अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाली है। अगर आप इसकी बढ़िया तरीके से तैयारी करते हैं तो डायरेक्ट गवर्नमेंट के अंदर सिलेक्शन होने वाला है। आपको कोई प्री मेंस नहीं देना है नॉर्सेट की तरह, आपको डायरेक्ट एक एग्जाम देना है और उसके अंदर पास होते हैं तो आपको सीधी सरकारी नौकरी लगने वाली है। और अगर मैं बात करूं तो बेसिक पे यहाँ पे आपको 25,000 है, जो कि एक नर्सिंग स्टाफ के बराबर रहता है। आपको असिस्टेंट नर्सिंग स्टाफ की पोस्ट पर ये मिल रहा है। तो जैसा कि आपको अगर 25,000 चाहिए तो सिर्फ 2500 रुपए ही तो आपको खर्च करना है। 2500 रुपए के अंदर आपको ये बैच मिल जाएगा और अपनी तैयारी को बूस्टअप कीजिएगा और सिलेक्शन श्योर कीजिएगा। ए पेशेंट हैड एन इलेक्टिव एंड प्रोलॉन्ग सर्जरी विच इलेक्ट्रोलाइट शुड बी द मॉनिटर मोस्ट, ठीक है ना। जब भी पेशेंट की सर्जरी होती है उसके बाद में सबसे ज्यादा कौन सा है जो आपको इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के कारण दिक्कत हो सकती है, तो गिव मी दिस आंसर कीजिएगा। सोडियम पोटेशियम क्लोर कैल्शियम से इतना इफेक्ट नहीं होने वाला है जितना पोटेशियम। अगर आपका पोटेशियम अगर अनबैलेंस हो जाएगा, ठीक है ना, पोटेशियम अगर हाइपोकैलिमिया एंड हाइपरकैलिमिया जैसी चीजें अगर यहाँ पे हो जाती हैं तो ये डायरेक्टली कहाँ अफेक्ट करेगा, आपके हार्ट के ऊपर अफेक्ट करेगा, ठीक है ना। और कार्डियक डिजीज को यहाँ पे इन्वॉल्व कर सकता है, कार्डियक डिजीज को इन्वाइट कर सकता है। इसलिए और ये क्या एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, इसलिए पोटेशियम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका इलेक्ट्रोलाइट्स है जो बॉडी के अंदर डायरेक्टली अफेक्ट करता है आपकी कार्डियक सिस्टम को। और हार्ट फेलियर के पूरे चांसेस यहाँ पे कार्डियक या फिर माई या फिर एमआई की मैं बात करूं या फिर हार्ट फेलियर की मैं बात करूं तो पोटेशियम बेसिकली यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे इनका रोल होता है। इनको कभी भी अनबैलेंस नहीं करना होता है, ठीक है। ये बेसिकली अपन बात कर रहे हैं पोटेशियम की, जो क्या है सबसे ज्यादा कंसर्न रहेगा कि इसको अपने को मेंटेन करके चलना है। Which complication of the IV infusion can cause the pulmonary edema और heart failure? Give me this answer कीजिएगा। कौन सा यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि जो आईवी फ्लूइड दे रहे हैं, कौन सा ऐसा कॉम्प्लिकेशन है वो डायरेक्टली क्या करेगा, आपके हार्ट को या फिर पल्मोनरी एडिमा करने का कोज करेगा। तो इनफिल्ट्रेशन के अंदर बेसिकली आपके क्या होता है, लीकेज यहाँ देखने को मिलता है, ठीक है ना। आईवी फ्लूइड का क्या करता है, यहाँ पे लीकेज देखने को मिलता है। तो इतना यहाँ पे रेडनेस हो सकती है, कूलिंग साइन यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है ना। स्किन कैसी लगेगी, कूल देखने को मिलेगी, ठीक है ना। सॉरी फील करोगे तो कैसी लगेगी, कूल। इन्फेक्शन अगेन यहाँ पे रेडनेस है, स्वेलिंग है देखने को मिल सकती है। तो अगर अपन मैं बात करूं पायरोजेनिक रिएक्शन इतनी नहीं देखने को मिलेगी। अगर मैं बात करूं यहाँ पे सर्कुलेटरी ओवरलोड, ठीक है ना, ये जब भी बढ़ जाएगा तो सीधी सी बात है आपके कार्डियक ओवरलोड को, यहाँ पे कार्डियक एक्टिविटी को डायरेक्ट इन्फॉर्म करेगा और हार्ट के ओवरलोड कर देगा, ठीक है ना। ओवरलोड करेगा तो सीधी सी बात है वापस क्या करेगा, बैक फ्लो होने के चांसेस रहेंगे, बैक फ्लो होने के चांसेस रहेंगे। तो बैक फ्लो होगा तो वापस क्या आ जाएगा, लंग्स के अंदर, लंग्स के अंदर आएगा तो सीधी सी बात है क्या करेगा, पल्मोनरी एडिमा, पल्मोनरी एडिमा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो बेसिकली कौन सा रहने वाला है यहाँ पे, सर्कुलेटरी ओवरलोड जब भी बढ़ेगा तो कार्डियक के काम को भी, हार्ट को भी क्या करेगा, ओवरलोड करेगा और वर्क को क्या करेगा, ओवर वर्क जब भी होगा तो सीधी सी बात है हार्ट जब ओवर वर्क करेगा तो वापस क्या करेगा, रिवर्स की तरफ यहाँ पे फ्लूइड को बैक फ्लो करेगा। बैक फ्लो के कारण आपके सॉरी फ्लो रेट अगर वापस बैक फ्लो करेगा तो सीधी सी बात है लंग्स के अंदर वो फ्लूइड इकट्ठा होकर पल्मोनरी एडिमा करने के चांसेस रहेगा, डायरेक्ट यहाँ पे पल्मोनरी सर्कुलेशन अफेक्टेड होगा। तो यही अपने से पूछ रहा है। और हार्ट फेलियर का भी
मेन साइन क्या रहेगा, सर्कुलेटरी ओवरलोड। दिस एमसीक्यू इज क्लियर। नेक्स्ट एमसीक्यू अपने पास में था कि मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर ऑफ हाइपरटेंशन इंक्लूडिंग ऑल एक्सेप्ट, ठीक है ना। गिव मी दिस आंसर कीजिएगा, मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर कौन सा रहने वाला है। मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर यहाँ पे बेसिकली अगर मैं बात करूं हाइपरटेंशन की, तो एक होता है नॉन मॉडिफिएबल और एक होता है मॉडिफिएबल। मॉडिफिएबल जैसा कि इसका नाम है कि मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी उसको अपन खुद बदल सकते हैं, अपनी दिनचर्या को बदल सकते हैं, कुछ मेडिसिन लेके उनको अपन सुधार सकते हैं। तो यानी जो चीज अपने बस में हो उसको अपन बेसिकली क्या कहते हैं, मॉडिफिएबल। और जो अपने बस में नहीं हो, जिसके ऊपर अपना बस नहीं चले, जो अपन खुद चाह के उसको नहीं बदल सकते, दिस इज कॉल्ड नॉन मॉडिफिएबल। तो मॉडिफिएबल की मैं बात करूं तो यानी ये क्या है, एक चेंजेबल है, ठीक है ना, चेंजेबल है, ठीक है ना। इसको अपन खुद कर सकते हैं, क्या इनवॉलेंट्री है, ठीक है ना, इन वॉलेंट्री है। तो एज को अपन क्या कर सकते हैं, अपने पास में याद रखिएगा एक्सेप्ट का एमसीक्यू है, यानी तीन चीज तो क्या रहेगी, मॉडिफिएबल, और एक चीज क्या रहेगी, नॉन मॉडिफिएबल, जिसको अपन नहीं बदल सकते हैं। तो एज को अपन कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा, एज को क्या अपन कभी चेंज कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया आपका नॉन मॉडिफिएबल। और अपने से जो एमसीक्यू पूछ रहा है एक्सेप्ट का ये एमसीक्यू है, तो एज क्या रहेगा आपका, राइट आंसर रहने वाला है ओबेसिटी, साल के इंटेक एंड एल्कोहल इंटेक। जी हाँ बिल्कुल, अगर आप चाहते हो खुद अपने आप से, तो एल्कोहल को भी आप कम कर सकते हो, छोड़ भी सकते हो। और साल्ट की मैं बात करूं तो साल्ट तो बहुत इजी है, आप खाने के अंदर खाना सॉरी साल्ट को बिल्कुल भी कम कर सकते हो और बंद भी कर सकते हो। बीपी, सो ओबेसिटी की अगर मैं बात करूं तो प्रॉपर अपन क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज के द्वारा या फिर डाइट मैनेजमेंट के द्वारा भी अपन क्या कर सकते हैं, ओबेसिटी को मेंटेन कर सकते हैं। तो तीनों की तीनों क्या रहेंगे आपके नॉन मॉडिफिएबल, सॉरी मॉडिफिएबल रिस्क रहेंगे, और ये बेसिकली क्या रहेगा आपका नॉन मॉडिफिएबल रिस्क रहेगा। ये ऑप्शन इज द राइट। इन केस ऑफ द एक्सीडेंट एजनस व्हाट डू यू फर्स्ट एग्जामिन, गिव मी दिस आंसर कीजिएगा। हमेशा याद रखिएगा ऐसे पेशेंट के अंदर हमेशा क्या रहेगा आपका, एबीसी अपन फॉलो करते हैं, एयरवे, देन ब्रीथिंग, देन फाइनली आपका क्या रहने वाला है, सर्कुलेशन, ठीक है ना। तो ए बेसिकली क्या रहेगा, एयरवे, ठीक है ना। तो एयरवे को हमेशा अपन क्या देंगे, प्रायोरिटी देंगे। लेकिन हाँ अगर ब्लीडिंग भी ज्यादा हो रही है तो उसको भी अपने को प्रायोरिटी देनी है। लेकिन यहाँ पे जो एमसीक्यू पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या चला जाएगा, पेशेंट का एयरवे अपना क्या रहेगा, मेन यहाँ पे आपने इसको प्रायोरिटी देनी एयरवे क्लियरेंस को, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। उससे पहले हिमाचल प्रदेश के अंदर जो वैकेंसी निकली उनके लिए आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी और आपको यहाँ पे बढ़िया प्रिपरेशन करवाई जाएगी। तो जरूर ऐप को डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बूस्टअप कीजिएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू अपने पास में, एक क्लाइंट हु जस्ट हैड ए किडनी ट्रांसप्लांटेशन इन ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पोस्ट एनेस्थेसिया केयर यूनिट in the ICU, the nurse in the ICU should the monitor urinary output every, ठीक है ना। हमेशा याद रखिएगा किडनी जब भी ट्रांसप्लांट किया जाता है तो जो फर्स्ट के 24 से लेकर 48 आवर हैं उनको क्लोज ऑब्जर्वेशन के अंदर रखा जाता है और ध्यान रखा जाता है, यूरिन आउटपुट को चेक किया जाता है, ठीक है ना। यूरिन आउटपुट को हमेशा, यूरिन आउटपुट को अपन क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे एवरी 1 आवर, ठीक है ना, एवरी 1 आवर। क्योंकि अगर यहाँ पे यूरिन प्रॉपर आ रहा है इसका मतलब किडनी क्या कर रही है, नॉर्मल फंक्शन कर रही है, ठीक है ना, एडजस्ट हो सकती है, रिजेक्शन नहीं हुआ है ग्राफ्ट का, ठीक है। तो प्रॉपर यहाँ पे वर्क कर रहा है, इसके लिए अपन क्या करेंगे, यूरिन आउटपुट को अपन चेक करेंगे। अगर यूरिन यहाँ पे कम देखने को मिल रहा है, ठीक है ना, 30 ml पर आवर की अगर मैं बात करूं, 30 ml पर आवर अगर यहाँ पे नॉर्मल वैल्यू रहती है, इतना आ रहा है तो ठीक है, बेस्ट है। लेकिन अगर मैं बात करूँ इससे भी कम है तो ये बेसिकली क्या है, यहाँ पे रिजेक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। इसलिए हमेशा याद रखिएगा अपने को यूरिनरी आउटपुट आईसीयू के अंदर कितना पर आवरली चेक करना होता है। तो बी ऑप्शन क्या रहेगा आपका राइट आंसर रहने वाला है। तो आई होप दिस एमसीक्यू विल बी क्लियर। ये अपन ने सारी की सारी बात करी है एमसीक्यू से, सॉरी एमसीक्यू के रिलेटेड। तो ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस क्लास। तो आज का ये मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू सेशन यहीं पे होता है समाप्त।
फिर मिलेंगे अपन। इससे भी पहले अगर इससे प्रीवियस की क्लासेस नहीं देखी है तो आपको क्लास के नीचे लिंक मिल जाएगा क्रिशा एकेडमी के चैनल पर। आपको सारी की सारी जो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो प्रीवियस क्लासें हुई हैं वो जरूर जाके देखिए, आपके एग्जाम के अंदर बहुत हेल्पफुल मिलेगा। वो सारे के सारे एमसीक्यू जो आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा खास रहने वाले हैं। और अपनी तैयारी को इसी तरह बूस्टअप कीजिए और हमारे साथ में क्रिशा एकेडमी के साथ में जुड़िए, जिससे आपकी तैयारी को और ज्यादा मजबूत बनाए। एंड अपने जो आपने एक सपना देखा है, सपना एक देखोगे, मुश्किलें हजारों आएगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। विकल्प बहुत मिल जाएंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल को पाने के लिए। तो आपने जो संकल्प देखा है, आपने जो लक्ष्य चुना है, बस उसके प्रति आप पूरी तरह से अग्रसर हो जाएं, क्योंकि 100% तो देना ही होगा। बिना 100% दिए सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। मैक्सिमम इस क्लास को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।